गुड मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों। अपनी बात चल रही थी अग्नाशय ग्रंथि की। कौन सी ग्रंथि की चल रही थी? अग्नाशय ग्रंथि की बात चल रही थी। और मैंने एक क्वेश्चन दिया था आपको कि क्वेश्चन क्या था? वसा का अपूर्ण विखंडन, वसा का अपूर्ण विखंडन किस रोग के दौरान होता है? ठीक है, तो वसा का अपूर्ण विखंडन किस रोग के दौरान होता है? वो रोग आपको ऑप्शन में थे, तो ध्यान रखना उत्तर क्या होगा उस क्वेश्चन का, इस क्वेश्चन का कि वसा का अपूर्ण विखंडन किस रोग से होता है। ध्यान रखना वो रोग होता है आपका कीटोसिस रोग। कौन सा रोग होता है? कीटोसिस रोग। अगर जिस मनुष्य की बॉडी में कीटोसिस रोग उत्पन्न होगा उसमें वसा का टूटना या वसा विखंडित नहीं होगी, क्योंकि उसका जमाव पूरी बॉडी के भीतर रहेगा। ठीक है, तो आप ध्यान रखना कि वसा का अपूर्ण विखंडन किस रोग के दौरान होता है। वो रोग कौन सा था? कीटोसिस रोग। ठीक है, एक बात और ध्यान रखना, जब इंसुलिन हार्मोन, आगे चले, जब इंसुलिन हार्मोन का अधिक स्राव हो जाए तो एक रोग था, ध्यान रखना आप, कौन सा था? हाइपोग्लाइसीमिया। कौन सा रोग था? हाइपोग्लाइसीमिया। तो ध्यान रखना अगर इंसुलिन हार्मोन की अधिकता होती है तो मनुष्य की बॉडी में हाइपोग्लाइसीमिया नामक रोग उत्पन्न हो जाता है। तो पूछ सकता है हाइपोग्लाइसीमिया नामक रोग किस हार्मोन की अधिकता से होता है? उत्तर क्या होगा आपका? इंसुलिन हार्मोन। ठीक है, अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट जो ग्रंथि होती है वो ग्रंथि क्या होगी? देखो आपकी पीनियल ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि? पीनियल ग्रंथि। तो बात करते हैं नेक्स्ट ग्रंथि की, वो ग्रंथि होती है आपकी पीनियल ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि? पीनियल ग्रंथि। ध्यान रखना, ठीक है। अब देखो ये ग्रंथि कहाँ उपस्थित होती है, अपने को याद रखना है ये ग्रंथि कहाँ उपस्थित होती है। एक तो थी आपकी पीयूष ग्रंथि जो मस्तिष्क में उपस्थित थी। ठीक है, तो ध्यान रखना पीनियल ग्रंथि होती है तो यह ग्रंथि मनुष्य के, कहाँ? मनुष्य के मस्तिष्क के या फिर क्या बोले अग्र मस्तिष्क भाग में उपस्थित होती है। मस्तिष्क का कौन सा भाग होता है? अग्र मस्तिष्क में जो ग्रंथि उपस्थित होती है वो कौन सी होती है? पीनियल ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि होती है? पीनियल ग्रंथि उपस्थित होती है। ठीक है, इसके बाद इस ग्रंथि का भार, इस ग्रंथि का भार होता है वो 150 मिलीग्राम होता है। कितना होता है? 150 मिलीग्राम। तो ध्यान रखना पीनियल ग्रंथि का सामान्यतः जो भार होता है वो भार होता है 150 मिलीग्राम। ठीक है, इसके बाद अपन को पूछ सकता है इसे स्रावित हार्मोन कि पीनियल ग्रंथि से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है। तो ये स्रावित हार्मोन होता है, वो स्रावित हार्मोन कौन सा होगा आपका? मेलेटोनिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन होता है? मेलेटोनिन हार्मोन स्रावित होता है। ठीक है, और ध्यान रखना ये मेलेटोनिन हार्मोन किस में चेंज होता है? मेलानिन वर्णक में। कौन से वर्णक में कन्वर्ट होता है? मेलानिन वर्णक में कन्वर्ट हो जाता है। और ये मेलानिन वर्णक मैंने आपको बताया था कि ये मेलानिन जो वर्णक होता है ये आपके रंग के लिए उत्तरदायी होता है। रंग के लिए क्या होता है? उत्तरदायी होता है। तो कौन सा वर्णक होता है जो मनुष्य के रंग के लिए उत्तरदायी होता है? वो वर्णक कौन सा होता है? मेलानिन वर्णक। और ये मेलेटोनिन हार्मोन टूटता है जो मेलानिन वर्णक में क्या हो जाता है? कन्वर्ट हो जाता है। ध्यान रखना जब मनुष्य तीव्र प्रकाश में उपस्थित हो, कहने का मतलब जब मनुष्य धूप में उपस्थित होता है, खड़ा होता है या धूप में निकलता है तो जहाँ तीव्र प्रकाश अधिक होगा, जहाँ तीव्र प्रकाश क्या होगा? अधिक होगा, वहाँ मेलेटोनिन हार्मोन का स्राव अधिक होता है। इसका जो इस हार्मोन का जो स्राव होता है वो क्या होता है? अधिक होता है। ठीक है, तो ध्यान रखना ये तीव्र प्रकाश में मेलेटोनिन हार्मोन क्या होता है? अधिक स्रावित होता है, जबकि कम प्रकाश में या बोले तो मंद प्रकाश में
मेलेटोनिन हार्मोन, सॉरी ध्यान रखना एक बार कि ये तीव्र प्रकाश होता है, इसमें ये हार्मोन क्या होता है, कम स्रावित होता है भाई। क्या होता है, कम स्रावित होता है। अगर तीव्र प्रकाश की बात की जाए तो तीव्र प्रकाश में मेलेटोनिन हार्मोन कम स्रावित होता है, जबकि कम प्रकाश हो या मंद प्रकाश होता है वहाँ मेलेटोनिन हार्मोन क्या होता है, अधिक स्रावित होता है। क्या होता है, अधिक स्रावित होता है, ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद देखना ये हार्मोन, देखो ये हार्मोन की एक और विशेषता होती है, जो अंधे जो बालक होते हैं, अंधे जो बालक होते हैं उन बालकों में मेलाटोनिन हार्मोन अधिक स्रावित होता है, जिसके कारण उसमें यौवनावस्था, कौन सी अवस्था, यौवना अवस्था क्या होती है, जल्द प्रारंभ हो जाती है। क्या होती है, जल्द प्रारंभ हो जाती है। कौन सी अवस्था, यौवनावस्था। तो ध्यान रखना जो अंधे बालक होते हैं वो उसमें देखो मेलेटोनिन हार्मोन अधिक स्रावित होता है, तो इसके कारण उसमें यौवनावस्था क्या होती है, जल्द प्रारंभ हो जाती है, स्टार्ट हो जाती है। इसलिए इस ग्रंथि को लैंगिक जैविक घड़ी कहा जाता है। क्या कहते हैं, लैंगिक जैविक घड़ी कहा जाता है। ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किस ग्रंथि को लैंगिक जैविक घड़ी या मनुष्य की जैविक घड़ी किस ग्रंथि को कहते हैं, वो ग्रंथि होती है आपकी पीनियल ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि होती है, पीनियल ग्रंथि। तो ध्यान रखना लैंगिक जैविक घड़ी किसे कहते हैं, पीनियल ग्रंथि को कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट और बात करिए अपन, आगे चले तो ध्यान रखना इस ग्रंथि को, कौन सी ग्रंथि को, पीनियल ग्रंथि को, इस ग्रंथि को मनुष्य की तीसरी आंख कहा जाता है। ये देखो मनुष्य की तीसरी आंख कहा जाता है, वो ग्रंथि कौन सी होती है, आपकी पीनियल ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि होती है, पीनियल ग्रंथि। तो याद रखना कि मनुष्य की तीसरी आंख किस ग्रंथि को कहते हैं, पीनियल ग्रंथि को। ध्यान रखना ये क्वेश्चन पूछा गया था 2011 की जो एग्ज़ाम हुई थी इंटेलिजेंस ब्यूरो की, आईबी की जो एग्ज़ाम हुई थी, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि मनुष्य की तीसरी आंख किस ग्रंथि को कहते हैं, वो ग्रंथि कौन सी थी, आपकी पीनियल ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि थी, पीनियल ग्रंथि, ठीक है। इसके बाद इसकी कोई और ख़ास विशेषता नहीं है। तो ध्यान रखना, एक बार फिर रिवाइज कर रहा हूँ कि पीनियल जो ग्रंथि होती है मनुष्य के अग्र मस्तिष्क में उपस्थित होती है। इसे क्या करना, इसी मनुष्य को सोचने, समझने और विचार करने की क्षमता प्रदान करती है, इसलिए इसको कौन सी ग्रंथि कहते हैं, मनुष्य की तीसरी आँख, ठीक है। इसके बाद इसका भार पूछिए, वो भार होता है 150 मिलीग्राम। कितना होता है, 150 मिलीग्राम। और इससे जो स्रावित हार्मोन होता है वो कौन सा होता है, मेलेटोनिन हार्मोन स्रावित होता है। पूछा जा सकता है कि पीनियल ग्रंथि से स्रावित हार्मोन कौन सा होता है, वो कौन सा होगा, मेलेटोनिन। और जब ये मेलेटोनिन हार्मोन मेलानिन वर्णक में उपस्थित होगा तो ये मेलानिन वर्णक क्या होता है, मनुष्य के रंग के लिए उत्तरदायी होता है, ठीक है। इसके बाद ये मेलाटोनिन वर्णक क्या होगा, तीव्र प्रकाश में मनुष्य की बॉडी में कम स्रावित होता है, जबकि कम प्रकाश या मंद प्रकाश में क्या होता है, अधिक स्रावित होता है, ठीक है। अंधे जो बालक होते हैं उसमें मेलेटोनिन हार्मोन की जब अधिकता होती है तो ये यौवना अवस्था क्या होती है, जल्द प्रारंभ हो जाती है, ठीक है। क्या होती है, यौवना अवस्था जल्द प्रारंभ हो जाती है, जिसके कारण इस ग्रंथि को मनुष्य की लैंगिक या जैविक घड़ी कहा जाता है। क्या कहते हैं, अंधे बालक होते हैं उसमें ये यौवनावस्था जल्द प्रारंभ होगी, इसलिए इसको क्या कहते हैं, लैंगिक जैविक घड़ी कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद अपन नेक्स्ट ग्रंथि पढ़ते हैं, आपकी जो आज के लिए लास्ट ग्रंथि होगी वो ग्रंथि होगी आपकी थाइमस ग्रंथि, ठीक है। और थाइमस ग्रंथि कोई खास प्रभाव नहीं डालती, छोटी सी ग्रंथि है। तो ध्यान रखना ये आपकी नेक्स्ट ग्रंथि होती है थाइमस ग्रंथि, थाइमस ग्रंथि, ध्यान रखना भाई, ठीक है। और थाइमस ग्रंथि की बात करें तो थाइमस ग्रंथि अगर बात करते हैं तो इसके स्थिति की कि ये कहाँ उपस्थित होती है, ठीक है। तो ध्यान रखना ये मनुष्य का जो हृदय होता है, मनुष्य का क्या होता है, हृदय, या जिसको आप क्या बोलते हो, हार्ट बोलते हो। तो मनुष्य के हृदय के ट्रेकिया के समीप, कौन से भाग के समीप है,
ट्रेकिया के समीप एक स्थान पाया जाता है मीडियास्टिनम नामक अवकाश में। कौन सा अवकाश होता है? मीडियास्टिनम नामक एक अवकाश होता है, उसमें कौन सी ग्रंथि उपस्थित होती है? थाइमस ग्रंथि उपस्थित होती है। ठीक है, तो स्थिति पूछें कहाँ उपस्थित होती है? मनुष्य के हृदय के समीप आगे का जो भाग होता है ट्रेकिया, और ट्रेकिया के पास होता है मीडियस्टिनम नामक एक अवकाश उपस्थित होता है, उसमें कौन सी ग्रंथि उपस्थित होती है? थाइमस ग्रंथि उपस्थित होती है। ठीक है, आगे चलिए। आगे अगर बात की जाए तो इससे स्रावित हार्मोन, स्रावित हार्मोन, और स्रावित हार्मोन की बात करें तो वो स्रावित हार्मोन होगा थाइमोसिन। कौन सा हार्मोन होता है? थाइमोसिन नामक हार्मोन का क्या करती है? ये स्राव करती है। ठीक है, कौन सी हार्मोन का स्राव करती है? थाइमोसिन नामक हार्मोन का क्या करती है? स्राव करती है। कौन सी ग्रंथि? थाइमस ग्रंथि। दो बातें। तीसरी नोट लगा के ध्यान रखना, यह ग्रंथि बच्चे प्लस वयस्क दोनों में उपस्थित होती है। दोनों में क्या होती है? उपस्थित होती है। एक बात तो ये ध्यान रखना, ठीक है। जबकि ध्यान रखना, जबकि व्यक्ति की या मनुष्य की आयु के साथ साथ, व्यक्ति की आयु के साथ साथ, आयु के साथ साथ ये ग्रंथि क्या हो जाती है? विलुप्त हो जाती है। क्या हो जाती है? विलुप्त हो जाती है। तो ध्यान रखना, यह ग्रंथि बच्चे तथा वयस्क दोनों में उपस्थित होती है। जो ही व्यक्ति की उम्र बढ़ती जाती है तो ये ग्रंथि धीरे धीरे क्या हो जाती है? विलुप्त हो जाती है। ठीक है, इसके बाद ध्यान रखना, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। देखो, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये हो सकता है। देखो क्वेश्चन क्या होगा? किस ग्रंथि को टी लिम्फोसाइट कोशिकाओं का, कौन सी कोशिकाओं का? टी लिम्फोसाइट कोशिकाओं का, टी लिम्फोसाइट कोशिकाओं का प्रशिक्षण केंद्र कहा जाता है। आपके सामने क्वेश्चन होगा कि किस ग्रंथि को टी लिम्फोसाइट कोशिकाओं का प्रशिक्षण केंद्र कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन दे दूं आपको। फर्स्ट ऑप्शन देगा आपको पीनियल ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि देगा? पीनियल ग्रंथि। ये क्वेश्चन आपके लिए है, ध्यान रखना कि किस ग्रंथि को टी लिम्फोसाइट कोशिकाओं का प्रशिक्षण केंद्र कहा जाता है। ठीक है, प्रशिक्षण केंद्र कहा जाता है, याद रखना भाई। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस ग्रंथि को टी लिम्फोसाइट कोशिकाओं का प्रशिक्षण केंद्र कहते हैं। पहला ऑप्शन दिया आपको पीनियल ग्रंथि, दूसरा ऑप्शन दे दूं मैं एड्रिनल ग्रंथि। दूसरा ऑप्शन कौन सा होगा? एड्रिनल ग्रंथि। तीसरा ऑप्शन दे दूं मैं आपको, यही आपके लिए थाइमस ग्रंथि। और चौथा ऑप्शन दे दूं आपको मैं, आपके लिए ऑप्शन होगा अग्नाशय ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि होगी? अग्नाशय। ये लो, टोटल 4 ऑप्शन आपके लिए। तो क्वेश्चन आपके सामने होगा कि किस ग्रंथि को, मान लो कि एग्जाम में कोई क्वेश्चन आ गया हो कि वो एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछा गया कि किस ग्रंथि को टी लिम्फोसाइट कोशिकाओं का प्रशिक्षण केंद्र कहा जाता है, या फिर टी लिम्फोसाइट कोशिकाओं का प्रशिक्षण केंद्र किस ग्रंथि को कहते हैं। ऑप्शन पहला पीनियल ग्रंथि, दूसरा एड्रिनल ग्रंथि, तीसरा थाइमस ग्रंथि और चौथा ऑप्शन क्या होगा? अग्नाशय ग्रंथि। ठीक है, आपको ये उत्तर करना है और कमेंट बॉक्स में लिखिए आराम से। किस में लिखोगे? कमेंट बॉक्स में लिखिए और इसका उत्तर बताइएगा। ठीक है, कौन सी ग्रंथि होगी जिसको अपन टी लिम्फोसाइट। ध्यान रखना, एक बात और बता दूं, ये जो टी लिम्फोसाइट कोशिकाएं होती हैं ये मनुष्य की बॉडी के लिए, मनुष्य की बॉडी के लिए इम्पोर्टेंट होती हैं। क्या होती हैं? मनुष्य की बॉडी के लिए इम्पोर्टेंट होती है। क्योंकि बिकॉज, कारण क्या होता है? क्योंकि ये मनुष्य की बॉडी को रोग प्रतिरोधक
क्या करती है? रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करती है। तो आपको पूछा जा सकता है कि मनुष्य की बॉडी को रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करने वाली कोशिका कौन सी होती है? वो होती है टी लिम्फोसाइट कोशिका। एक बात और ध्यान रखना, ये टी जो लिम्फोसाइट कोशिकाएं होती हैं, इसको ध्यान रखना, इस कोशिका को मारक कोशिका कहते हैं। कौन सी कोशिका कहते हैं? मारक कोशिका भी कहा जाता है। ठीक है, तो पूछ ले, टी लिम्फोसाइट कोशिकाओं का महत्वपूर्ण कार्य क्या होता है? तो मनुष्य की बॉडी में रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करना, तथा इसलिए इस कोशिका को क्या कहते हैं? मारक कोशिकाएं भी कहा जाता है। ठीक है, तो एक बार फिर देखिए, थाइमस ग्रंथि स्थिति की बात करें मनुष्य के कहाँ? हृदय, और हृदय के आगे की ओर कौन सा भाग? ट्रेकिया, और ट्रेकिया के कौन से भाग में? मीडियास्टिनम नामक अवकाश में उपस्थित होती है। स्रावित हार्मोन की बात करें, वो स्रावित हार्मोन कौन सा होता है आपका? थाइमोसिन होता है। कौन सा होता है? थाइमोसिन होता है। इसीलिए देखो नेक्स्ट देखना, यह ग्रंथि बच्चे प्लस वयस्क दोनों में प्रेजेंट होती है। ठीक है, लेकिन जब व्यक्ति की आयु बढ़ती जाती है, उम्र दराज होता जाता है व्यक्ति, तो उसके साथ साथ ये ग्रंथि क्या हो जाती है? बिल्कुल विलुप्त हो जाती है। क्या हो जाती है? बिल्कुल विलुप्त हो जाती है। इसके बाद देखो एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस ग्रंथि को टी लिम्फोसाइट कोशिकाओं का प्रशिक्षण केंद्र कहा जाता है? वो आपकी पीनियल ग्रंथि होगी, एड्रिनल होगी, थाइमस होगी, अग्नाशय होगी, वो आप जाने। ठीक है, आपके लिए क्वेश्चन दे दिया गया है कि, और ये टी लिम्फोसाइट कोशिकाएं होती हैं, मनुष्य की बॉडी को क्या करती हैं? रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करती हैं, इसलिए इसको कौन सी कोशिका कहते हैं? मारक कोशिकाएं कहते हैं। ठीक है, ये आपकी ग्रंथियां थी वो कंप्लीट होगी। अगर कोई ग्रंथि आपकी तरह से कोई बची हुई हो तो वो देख लेना। अब किसी के मन में विचार होगी सर वृषण में भी कुछ ग्रंथियां होती हैं, अंडाशय की भी कुछ ग्रंथियां होती हैं, तो मैं आपको बता दूं, जब अपन नर व मादा जनन तंत्र पढ़ेंगे तो दोनों में ये चीज़ें आपके लिए कॉमन होंगी। अब पढ़ाएंगे, उसके बाद पढ़ाएंगे तो दोनों के लिए क्या हो जाएंगी? कॉमन होंगी। तो इससे कि आपका जो एक सिस्टम होगा नर जनन तंत्र व प्लस मादा जनन तंत्र होगा, तो उसके अंदर ये सारा सिस्टम आ जाएगा। ठीक है, तो वृषण और अंडाशय को आप ध्यान में ना रखिए, क्योंकि जब अपन वो टॉपिक पढ़ेंगे तो उसके अंदर वो क्या होगा? शामिल होंगी। ठीक है, इसके बाद अपन देखो नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। आज के लिए स्टार्ट करते हैं एक न्यू टॉपिक, और वो न्यू टॉपिक होगा आपके लिए, वो न्यू टॉपिक है आपके लिए पोषक पदार्थ। कौन से पदार्थ है? पोषक पदार्थ। ये लो आपके सामने होगा न्यू टॉपिक पोषक पदार्थ। ठीक है, अब बात करते हैं, देखो सबसे पहले ये पोषक पदार्थ क्या होते हैं। ठीक है, और पोषक पदार्थ की बात करें तो ये अपना जो मनुष्य ले लो या जीव जंतु ले लो। ठीक है, तो मनुष्य होता है, मनुष्य के शरीर में, किसमें? मनुष्य के शरीर में। ठीक है, और शरीर के बाद बात करें, मनुष्य के शरीर में जैविक क्रियाओं को, कहने का मतलब जितनी जो क्रियाएं होती हैं, जैविक क्रियाओं को संपादित करने के लिए, जैविक क्रियाओं को संपादित करने के लिए जो आवश्यक पदार्थ होते हैं, वो कौन से पदार्थ कहलाते हैं? पोषक पदार्थ कहलाते हैं। ठीक है, तो पूछे पोषक पदार्थ किसे कहते हैं? तो मनुष्य होता है, मनुष्य के शरीर में जो जैविक जो क्रियाएं होती हैं उसको संपादित करने के लिए आवश्यक जो पदार्थ होते हैं वो क्या कहलाते हैं? पोषक पदार्थ कहलाते हैं। ठीक है, अब आपको पूछे कि पोषक पदार्थ कितने प्रकार का होता है, टाइप पूछे तो वो टाइप की बात करें, प्रकार कितने का होता है। ध्यान रखना, टोटल पोषक पदार्थ होते हैं कितने? 7 पोषक पदार्थ होते हैं। कितने होते हैं टोटल पोषक पदार्थ? 7 होते हैं। ठीक है, एक नंबर बात करें, देखो पहला होता है आपका कार्बोहाइड्रेट। पहला पोषक पदार्थ कौन सा होता है? कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, दूसरा बात करें, दूसरा पोषक पदार्थ होता है आपका प्रोटीन। तीसरा पोषक पदार्थ की बात करें वो होती है आपकी वसा। और चौथे पोषक पदार्थ की बात करें वो होती हैं विटामिन। और पांचवें पोषक पदार्थ की बात करें वो होता है आपकी बॉडी के लिए जो इम्पोर्टेंट पार्ट होता है जल। और छठे पोषक पदार्थ की बात करें वो होता है आपके लिए खनिज लवण। क्या होते हैं? खनिज लवण।
और सातवें जो पोषक पदार्थ की बात करते हैं वो आपके लिए क्या होगा, न्यूक्लिक अम्ल। क्या होगा, न्यूक्लिक अम्ल। और न्यूक्लिक अम्ल जहाँ आता है वहाँ ध्यान रखना दोस्तों कि इसमें एक पार्ट तो कौन सा होता है, डीएनए, दूसरा पार्ट होता है आपका आरएनए। कौन सा पार्ट होता है, एक पार्ट तो होता है डीएनए और दूसरा पार्ट कौन सा होता है, आरएनए होता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। तो पूछे पोषक पदार्थ टोटल कितने प्रकार के होते हैं, वो प्रकार कितने होंगे, 7 प्रकार। ठीक है, और 7 प्रकार में पहला कौन सा होता है, कार्बोहाइड्रेट, दूसरा होता है प्रोटीन, तीसरी होती है वसा, चौथा होता है विटामिन, पांचवा होता है जल, छठा होता है खनिज लवण, सातवां होता है न्यूक्लिक अम्ल जिसमें आते हैं डीएनए प्लस आरएनए। ठीक है, अब देखो नोट लगा के ध्यान रखना, न्यूक्लिक अम्ल को छोड़कर, किसको, न्यूक्लिक अम्ल को छोड़कर, किसको छोड़ दें, न्यूक्लिक अम्ल को छोड़कर शेष सभी पोषक पदार्थ, शेष जो पोषक पदार्थ होती हैं वो शेष पोषक पदार्थ किससे प्राप्त होते हैं, आपको भोजन के माध्यम से। किसके माध्यम से प्राप्त होते हैं, भोजन के माध्यम से प्राप्त होते हैं। तो ध्यान रखना कि न्यूक्लिक अम्ल को छोड़कर शेष सभी पोषक पदार्थ किससे प्राप्त होते हैं, अपने को भोजन से प्राप्त होते हैं। ठीक है, अब अपन बात करते हैं, देखो सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट 1-2 क्वेश्चन आते हैं वो इनमें से हर बार एक नया एग्जाम में मिलेगा आपको। ठीक है, एक तो आपका कॉमन टॉपिक चलता है, देखो एक रोग होते हैं, डिजीज़ की बात करते हैं, एक तो डिजीज़ होता है, उनसे हर बार एग्जाम में कोई ना कोई क्वेश्चन पुटअप होता है। ठीक है, एक तो डिजीज़ की बात करें, दूसरा आपको बोले कार्बोहाइड्रेट से पोषक पदार्थ होता है, उनसे क्वेश्चन आता है, या तो चाहे वो कार्बोहाइड्रेट से उठाए या प्रोटीन से उठा ले, वसा, विटामिन, जल, खनिज लवण, न्यूक्लिक अम्ल, किसी से भी कोई क्वेश्चन उठा सकता है। तो अपने को ध्यान रखना, सबसे पहले अपन पोषक पदार्थ की बात करते हैं, वो अपना पहला पोषक पदार्थ कौन सा होगा, कार्बोहाइड्रेट। कौन सा होगा, कार्बोहाइड्रेट। और सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट की बात करते हैं तो इसका जो निर्माण होता है, इसका जो निर्माण होता है, कार्बोहाइड्रेट का निर्माण कितने तत्वों से मिलकर होता है। पहला क्वेश्चन आपको दे दे कि कार्बोहाइड्रेट का निर्माण या कार्बोहाइड्रेट के निर्माण में कुल कितने तत्व भाग लेते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना कार्बोहाइड्रेट के निर्माण में टोटल 3 तत्व भाग लेते हैं। निर्माण कितने तत्वों से होता है, टोटल 3 तत्वों से। कितने तत्वों से होता है, टोटल 3 तत्वों से होता है। एक की बात करें, देखो सबसे पहला तत्व होता है आपका कार्बन। पहला कौन सा होता है, कार्बन। ठीक है, 2 नंबर बात करें वो होता है हाइड्रोजन। 2 नंबर कौन सा होता है, हाइड्रोजन।